Yes, all of you have joined. Yes. ओके, सो अभी तक हमने क्या समझा? सी द डायग्राम हियर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने समझा. सो जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपके ड्रिफ्ट करते हैं, है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपके ड्रिफ्ट करते हैं, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी क्रिएट होती है जब उनके बहुत सारे कोलिजन्स होते जाते हैं. कंडक्टर के अंदर इंटरनल कोलिजन्स बहुत सारे होते हैं, है ना, एटम्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ फाइट करते हुए ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचते हैं बाय अचीविंग दिस कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी. पहली चीजें क्या सीखी कि करंट दो तरह की होती है. वन इज द स्टेडी करंट विच इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम. वन इज द अनस्टेडी करंट विच इज डिफाइंड एज dq अपॉन dt. उसके बाद हमने देखा what is the value of current when it is connected across the potential difference through a battery. So we will get this expression I equal to NEA into VD, where N is your number of electrons per unit volume, E is the charge of one electron, A is the area of cross section, and VD is your drift velocity. Drift velocity. ठीक है, VD is your drift velocity. Now you notice one thing. एक चीज अगर आपने बड़े ध्यान से नोटिस करी होगी, सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम पढ़ चुके थे एरिया कैसी क्वांटिटी है. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो अगर कोई करंट फ्लो कर रही है, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड इफ दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, let's say this is your cross sectional area, so I can say that the area vector, this is the area vector, and the direction of current, both are in the same direction, है ना. जब हमने ये इक्वेशन निकाला है I इक्वल टू NEAVD, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि करंट का जो डायरेक्शन है और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है. दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है. अच्छा, एक चीज आपको और बतानी थी कि करंट करंट हम इतनी बातें कर रहे हैं, तो करंट किस टाइप की क्वांटिटी है? क्या कोई बता सकता है विच टाइप ऑफ क्वांटिटी करंट इज? करंट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? एनीवन नो दैट? यस. टेंसर? नहीं बेटा, टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है. हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो हम सिलेबस से बाहर की बात नहीं करेंगे. यस, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपको दिमाग में स्केलर ही लेके चलना है. ठीक है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप स्केलर ही मार्क करोगे, टेंसर मत कर देना, बिकॉज टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस. सो फिजिक्स के सिलेबस में जो है उसके हिसाब से आप चलोगे. हाँ, स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं. क्यों स्केलर बोलते हैं आपको पता है? व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? व्हाट इज द रीजन? यस, व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी?
टेंसर कुछ नहीं होता, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको जानना भी नहीं है. इट इज नॉट इन योर सिलेबस. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद सच टाइप ऑफ वर्ड्स. Only remember in your syllabus there are two type of quantities. One is the scalar, another is the vector. ठीक है. हाँ चलो, इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, मेरा क्वेश्चन का आंसर करो. Why this quantity is known as the scalar quantity? करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? What is the reason? Current doesn't have direction. अच्छा, टीशा ने बोला है in case of electric current when two currents meet at a junction the resultant current of these will be algebraic sum is not a vector sum. Very good, बहुत अच्छा आंसर है, टीशा ने दिया है. जब भी दो जंक्शन पे करंट मिलते हैं तो हम करंट को कैसे ऐड करते हैं? I1 और I2 करंट अगर दो जंक्शन पे मिल रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? I is equal to I1 plus I2 which is the scalar sum. This sum is the scalar sum. This is not the vector sum. That's why current is a scalar quantity. ठीक है, हम करंट को हमेशा स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं. और इसका दूसरा रीजन ये है कि करंट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. करंट जो है ना तो वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ओबे करता है ना तो लॉ ऑफ ट्राइंगल को ओबे करता है. इसलिए भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है, इसलिए भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना. हाँ, वेक्टर सम नहीं होता. डायरेक्शन हम शो तो करते हैं करंट की. दर्शनिका इज सेइंग करंट डजंट हैव डायरेक्शन. नहीं नहीं, करंट की डायरेक्शन हम शो करते हैं. अभी अभी तो मैंने आपको बताया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका कंडक्टर है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, सो करंट की डायरेक्शन तो हम शो करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना. कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं मैं कह सकता, है ना. दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर. ये वेक्टर के लॉस को ओबे नहीं करती है ना. ठीक है, डायरेक्शन यू हैव टू शो from positive terminal to negative terminal. This is the direction of conventional current, but it does not obey the law of vector addition. Hence we can't say it is a vector quantity. चलो, अब ये तो पार्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा पार्ट था बता दिया. Come on to our topic. हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कोलिजन्स भी होते बहुत सारे, है ना. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. सपोज करो मैंने दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए और इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज करो लैम्डा. ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स टकराते टकराते जा रहे हैं, है ना. टकराते हुए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो मैंने किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर लिया. Let's say this is electron 1 and this is electron 2 and let's say the distance between these two is lambda, है ना. lambda is the distance between these two electrons. So ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड होंगे, है ना, ये 1 वाला इलेक्ट्रॉन जब 2 से कोलाइड होगा तो इनके कोलिजन का जो डिस्टेंस है, the distance between two successive collision, this is known as the mean free path. इसको क्या बोलते हैं हम? mean free path. Mean free path is defined as the distance between the two successive collisions of the electrons. So दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब कोलिजन होगा, है ना, तो उनके बीच का सेपरेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द मीन फ्री पाथ. एंड द टाइम बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजन, time between these two successive collision is denoted by tau, and this tau is known as your relaxation time. This tau is known as your relaxation time. Now you can see that a constant force is acting in the presence of electric field. A constant force is acting on these electrons while they are drifting from negative terminal to positive terminal, and so we can apply
So we can apply the equation of motion. I can apply the equation of motion, that is S equal to ut, S equal to ut plus half at square, because acceleration is constant. You can see here force is constant, force equal to q into E, where your charge is E times E. Okay, this is the charge of one electron. You can also write F equal to mass into acceleration. So from here you can write acceleration equal to small e into capital E upon m. This will be your acceleration. Now it is a constant acceleration. This acceleration is constant because charge of electron is constant, electric field is constant, and mass is also constant. So I can say that this acceleration is a constant, and for constant acceleration I can apply the equation of motion, which is S equal to ut plus half at square, and I am applying this equation between these 2 points. Let's say this is point 1 and this is point 2. ठीक है, तो दोनों कोलिजन के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा. सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दैट, लैम्डा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0, so this term will become 0 plus half into acceleration is what, E into capital E upon m into tau square, ठीक है. So I can also define the drift velocity. Drift velocity is also defined as lambda upon tau, where lambda is your mean free path or the length between two successive collision, and tau is your relaxation time, So I can also define drift velocity. So यहाँ पे lambda upon t का रेशियो इस इक्वेशन से निकालोगे, है ना. यहाँ से आप lambda upon t का रेशियो निकाल लोगे. From this equation you will find out that lambda upon tau, ये tau square है ना, so lambda upon tau का रेशियो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो कि lambda upon tau will be, which is equal to, ऊपर वाली इक्वेशन से लिखोगे lambda upon tau क्या हो जाएगा, e tau by 2m, small e into capital E into tau upon 2m, which is equal to your drift velocity. This is also equal to your drift velocity. So this is another expression of drift velocity. Now you see that generally जो आपकी drift velocity होती है उनका order होता है 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, है ना. आप सोचो ये कितनी कम स्पीड है. जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो इनकी रेंज आती है अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -3 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ यू कैन सी दैट दिस मैग्नीट्यूड इज वेरी लेस, है ना. मतलब आप सोचो कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है, जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होता है कि उसमें इतने सारे कोलिजन्स होते हैं, और इतने सारे कोलिजन्स होने के बाद वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को अचीव करता है, विच इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सोचो आप इतने सारे कोलिजन्स इसमें हुए होंगे, इतने कोलिजन्स होने के बाद उसने कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करी, विच इज 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, विच इज वेरी वेरी लेस. अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने स्लो मूव करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस रेशियो में आता है, ठीक है. मतलब सोचो इतने सारे कोलिजन्स होते हैं अंदर, है ना. कंडक्टर के अंदर इतने सारे कोलिजन्स होते हैं, तब जाके ये कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव होती है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे ही नहीं अचीव हो जाती, है ना. इतने सारे कोलिजन्स के बाद ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव होती है, ठीक है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया.
अब हमारे पास करंट का इक्वेशन था जो हमने पहले ही निकाला था, दैट करंट इज डिफाइंड एज NEA into VD. Now I am going to substitute the value of VD from this equation. VD का वैल्यू क्या है देखो इधर, E tau by m. So I will substitute here the value of drift velocity, which is E tau by m, E tau upon 2m. ठीक है, if you substitute the value in this equation, you will get another form of equation, that is current is equal to N into E into, this is cross sectional area. Always remember this is the area of cross section. एरिया बार बार मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने जब डिराइव किया तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेके डेरिवेशन किया, ठीक है। वीडी की वैल्यू मैंने रख दी E इंटू टाउ अपॉन 2m. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे ही मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करी तो मेरे को एक नया फॉर्म मिल गया, और वो नया फॉर्म क्या मिला देखो, बड़े ध्यान से देखना सब लोग। I इज इक्वल टू N into E square into A into E into tau upon 2m upon 2m। ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड dv by dr, है ना, मीन्स v by d। आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ऊपर वापस आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये जो कंडक्टर था हमारा, इस कंडक्टर में हमने माना था कि ये कंडक्टर का लेंथ जो है L के बराबर है, और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V के बराबर, ठीक है। कंडक्टर में देखो हमने लेंथ अज्यूम किया था, आई विल शो यू। हाँ, ये लेंथ हमने L अज्यूम किया था, है ना। देखो लेंथ हमने L अज्यूम किया था पूरे कंडक्टर का, और उस पे पोटेंशियल कितना था, V। सो आपकी V की वैल्यू क्या लिख सकते हो, E इंटू एल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, V by L। सो आई विल सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज V अपॉन L, और जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा देखो, बड़े ध्यान से देखना। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करूंगा विच इज योर V by L, so I will get another form of equation, that is I is equal to N E square A into V upon L into tau upon 2m, है ना। चेक करते रहना इसको बेटा, इसको चेक करते रहो साथ साथ, ठीक है। तो ये मुझे जो फॉर्म मिला, अब देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, n is constant, E is constant, A is constant, 2 is constant, M is constant, L is constant, tau is constant। तो ये पूरे टर्म को कांस्टेंट बना दूंगा, this whole term is a constant term, only the variable is potential। So I can write like this, I is equal to some constant into V, और इस कांस्टेंट को ही हम ओम्स लॉ से क्या बोलते हैं, R। दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर, सॉरी, इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी 1 अपॉन R। दिस इज योर रेजिस्टेंस, वेयर R इज योर रेजिस्टेंस। अब यहां से आपका ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। I इज इक्वल टू V अपॉन R, दिस इज योर ओम्स लॉ। Comparing this quantity with Ohm's law, you can say that हमें 1 upon R का वैल्यू कितना मिला, 1 upon R is our constant which is equal to, constant का वैल्यू देखो ऊपर से
एन ई स्क्वायर ए अपॉन 2 ml इंटू टाउ, है ना, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन 2 ml। सो यहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी 1/k which is equal to 2 ml upon n e square a into tau, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इक्वेशन। और ये जो ओम्स लॉ हमने यहाँ से डिराइव किया है, ये ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये जो ओम्स लॉ हमने निकाला है, ओम्स लॉ से हमने जो रेजिस्टेंस निकाला है, सो दिस इज ओनली वैलिड, और यू कैन से ओनली एप्लीकेबल ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, व्हेन योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्योंकि ओम्स लॉ की डेफिनेशन यही होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर potential difference is directly proportional to I, so we can write V is equal to IR, where your R is equal to 10th क्लास में आप खाली इतना ही पढ़ते थे, है ना, लेकिन अब आप 12th क्लास में आ गए हो तो आपको थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू होता कितना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है 2 ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। वैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है 2 ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। सो ये चीज आपको 10th क्लास में नहीं बताई जाती थी, लेकिन अब आप 12th क्लास में आ गए हो तो आपको ये चीज भी निकालनी आनी चाहिए। और इसका बेसिक कंसेप्ट जो है दैट इज फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने आज जो भी सीखा है इसको आप प्रॉपरली रिवाइज करोगे, क्योंकि ये सारे डेरिवेशंस पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दिस डेरिवेशन, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं भर भर के, है ना। सो बोल दो बेटा, हाँ बोल दो एक बार। हाँ, टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन में दिया होगा, टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। Bye bye and bye bye. Thank you for so much. Bye bye.